बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम। आज 17 अक्टूबर 2020 और हफ्ते का दिन है। कल वाले जलसे के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस जलसे के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी और यहाँ तक कहा गया था ये जलसा जो है ना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अपोजिशन में जो नून लीग में स्पेशली इनके कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं मीडिया से जो रिलेटेड हैं, उनमें हामिद मीर, नजम सेठी और सलीम साफ़ी, गरीदा फ़ारूकी और मंसूर जैसे लोग हैं जो जिन्होंने इस मीडिया पे आके ऐसा हाइप क्रिएट कर दी हुई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा और ये बहुत बड़ा जलसा होगा, ये लोग ऐसे नहीं रहे, अब बचौर हो चुके हैं। मैं आज से कुछ दिन पहले नजम सेठी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं उनको देख रहा था और सुन भी रहा था। उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज अब पहले वाली मरीम नवाज नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई, मैंने इनमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी देखी है, अब जो है ये बस बहुत कारनामे करने वाली हैं और अब ये कर देंगी वो कर देंगी। बहरहाल उनकी बहुत तारीफ़ों के उन्होंने पुल बांध दिए थे। इसी तरह हामिद मीर साहब भी एक वक्त के मुताबिक की बात कर रहे होते हैं। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो जेल में जाने से पहले कि अभी अब वो वाले नवाज शरीफ नहीं रहे, अब जो हैं ये बदल गए हैं, अब वो वाले नहीं रहे जो कि जब मुशर्रफ साहब से डील करके मुल्क से भाग गए थे, अब वो वाले नवाज शरीफ नहीं रहे। फिर जब वो हॉस्पिटल में रहे, नहीं नवाज शरीफ अब चेंज हो चुके हैं, अब अपने केसेस का सामना करेंगे, अब वो शेर बन चुके हैं। फिर इसी तरह बातें करते करते नवाज शरीफ साहब अपना 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर चले गए और अभी अदारों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। भाई ये वाले वही नवाज शरीफ है जिसको हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा शेर बोलते थे और बाद में अपनी ही बात की तस्दीक नहीं कर पाते हामिद मीर साहब के मैं क्या बोला था और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो वक्त की नौयत के मुताबिक जो है ना अपनी बात करते रहते हैं। और इसी तरह उन्होंने कल वो जलसे पर भी मौजूद थे और जहाँ जलसा हो रहा था उस एरिया में भी मौजूद थे और उनके ट्वीट वगैरह मैं देख रहा था, उसमें वो यही कह रहे थे कि भाई बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, लोग बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं, अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही, मुझे इतनी देर हो गई, मुझे 2 घंटे हो गए, मैं फलां जगह पहुंचा हूँ। इस तरह की बातें करके लोगों का जो है ना माइंड बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और ये लोग कामयाब हो चुके हैं अपोजिशन में। अब इसी तरह कल वो एक वहाँ पे सहाफ़ी थे, उनको इंटरव्यू दिया, उनकी वीडियो भी है। अगर आप ट्विटर अकाउंट आप रखते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें मीर साहब कहते हैं कि लोग तो आए हैं लेकिन ये है कि इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रही और यही वजह है कि 9-10 बज चुके हैं लेकिन स्टेज पे अभी तक कोई नहीं है, ना ही मरीम नवाज है और ना ही बिलावल जरदारी और ना ही फजलुर रहमान साहब है। अभी इनकी ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं रही तो आगे ये क्या, इनको क्या कामयाबी मिलेगी। ऐसे लग रहा था जैसे हामिद मीर साहब बहुत मायूस हो चुके हुए हैं। और बहरहाल ये तो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं जो उन्होंने अपना जो उनको टास्क दिया गया उसके मुताबिक ही उन्होंने काम करना है। कल वाले जलसे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कल वाले जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी वो बहुत डिफरेंट थी। एक बिलावल जरदारी ने अपने रास्ते से आना था, अपना एक उसका ट्रैक था पिंडाल की तरफ जाने के लिए, स्टेडियम की तरफ जाने के लिए। मरियम ने अपना एक ट्रैक अडॉप्ट किया हुआ था। फिर फजलुर रहमान साहब वो अलग से आ रहे थे, लेकिन फजलुर रहमान साहब बहुत स्लो एंड स्टडी और विन द रेस वाली बात उन्होंने की है, बहुत स्लो आए हैं। उसकी वजह यह है, बल्कि स्लो एंड स्टडी और रेस उन्होंने विन नहीं की और रास्ते में वो रुके भी, उन्होंने रेस्ट भी किया, उन्होंने डिनर भी किया रास्ते में और तकरीबन 11 बजे तक पहुंचे हैं, जब तक मरियम और नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर ख़त्म हो चुकी हुई थी, बिलावल भी अब फारिग हो चुके थे, लोग जाना शुरू हो गए थे, जिसके बेस पे उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि आप लोगों को रोक नहीं सके और अब तकरीबन स्टेडियम खाली हो चुका था जब उन्होंने तकरीर की। और ये वही मामला हुआ है उनके साथ जब एपीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें सबका खिताब दिखाया गया था, लेकिन फजलुर रहमान साहब का खिताब नहीं दिखाया गया। तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि फजलुर रहमान साहब ताख़ीर का शिकार क्यों हुए। अब ये स्टोरी अनफोल्ड होगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगी कि इसकी पीछे रीज़न क्या थी। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब आप इनको जान चुके हुए हैं, उनको पता है कि पहले जब लास्ट ईयर में अक्टूबर में इस्लामाबाद में धरना लेके आए थे, बहुत से तालिब इल्मों मदरसों के तालिब इल्मों को लेकर आए थे, तो उस वक्त भी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ था और इन मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई फ़ायदा इस चीज़ का नहीं हुआ था। बहरहाल वो अब इनकी साइकी समझ चुके हैं, इनकी टैक्टिक्स समझ चुके हैं कि फजलुर रहमान साहब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी एक और वजह भी हो सकती है, वो इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब को क्योंकि फजलुर रहमान साहब के पास एक स्ट्रेंथ है।
एक तो मदरसों के वो बच्चे लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्राउड ज़्यादा हो जाता है। अगर यही जलसा मरियम अकेली करें तो इसके बाद इनके पास कोई गैदरिंग नहीं होगी। बिलावल कराची में, सिंध में ये जलसा कर सकते हैं, लेकिन पंजाब में इनके पास इतना क्राउड नहीं है। यही वजह थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने साथ रखा हुआ है ताकि क्राउड ज़्यादा शो हो सके। बहरहाल रास्ते में जब ये इनका अपने अपने ट्रैक से ये लोग आ रहे थे तो बिलावल भी रास्ते में कई जगह रुक के उन्होंने तकरीरें की, गाड़ी से बाहर निकल के। फिर मरियम ने भी तकरीरें की। अब मज़े की बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बिलावल ने एक बात की और वो वाकई बात उनकी बहुत सच है कि हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं, बेरोज़गारी के लिए निकले हुए हैं। और वाकई उनकी बात सही है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है फजलुर रहमान साहब वो भी बेरोज़गार है, उनकी भी कोई सीट नहीं है, वो भी रोज़गार के चक्कर में लगे हुए हैं। मरियम जो है वो भी बेरोज़गार है, क्योंकि उनको भी कोई सीट नहीं मिली थी, वो वैसे ही उनको वो सज़ा हुई है जिसकी बुनियाद पे वो नहीं इलेक्शन लड़ सकी। इसके अलावा खाकान अब्बासी बेरोज़गार है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोई कमीशन नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। फिर इसके अलावा ख्वाजा आसिफ बेरोज़गार है, केसेस चल रहे हैं, कोई कमीशन का कोई सिलसिला नहीं है, इसलिए वो भी बेरोज़गार है। साद रफ़ीक वो भी बेरोज़गार है, एहसन इकबाल वो भी बेरोज़गार है। तो बाकी बात उनकी सही है कि ये बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो है ना ये निकले हुए हैं, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं कि भी लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी वो हमेशा सच बोलते हैं, मैं उनकी बात से इनकार नहीं करता। अब शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि मेरे ऊपर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। और भाई आपके ऊपर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन आपके ऊपर अरबों और करोड़ों की करप्शन साबित हुई है, ये भी बात सच कहते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जब नाअहल होने से पहले मुख्तलिफ इलाकों में तकरीरें करते थे कि भाई मैं इतने अरब आपके लिए लाया हूँ, ये लो मेरी जान निछावर, मेरे पैसे निछावर। भाई आपके पैसे तो आपने कभी अपनी जेब से निकाले भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप खिताब करते थे कि भाई मैंने आपको पैसे दिए और हमारे ख़जाने भरे हुए हैं, वो बात बिल्कुल उनकी ठीक है, उनके ख़जाने भरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अदारों के ख़जाने खाली करके उन्होंने अपने ख़जाने भर लिए। इसलिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि उनके ख़जाने भरे हुए हैं, और वो भी उनकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ। अब जब ये जलसा होने से पहले गवर्नमेंट ने जब इजाज़त दी तो इनके आपस में एक मुआहिदा तय पाया था। वो मुआहिदा ये तय पाया था कि जो कॉन्विक्ट है वो जलसा नहीं, वो तकरीर नहीं करेंगे, और दूसरा अदारों, आर्मी के खिलाफ और मुख्तलिफ अदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं करेगा। लेकिन दोनों इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। उसकी वजह यह है कि मरियम ने भी खिताब किया जो कि कॉन्विक्ट है ऑलरेडी। फिर नवाज शरीफ साहब जो नाअहल, भगोड़े और मफरूर है, उन्होंने भी तकरीर की और अदारों को भी उन्होंने निशाना बनाया, आर्मी को बहुत निशाना बनाया, कमर जवेद बाजवा साहब को बहुत ज़्यादा इन्होंने निशाना बनाया, फिर DGISI फैज़ हमीद को इन्होंने बहुत निशाना बनाया। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर की तरफ। नवाज शरीफ की तकरीर की तरफ अच्छा एक दो चीज़ मैं आपसे अभी आपको नोटिस मिला दूँ। हो सकता है ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में करूँ, और क्योंकि कल के जलसे से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं 2 वीडियोज़ में ये बात मुकम्मल कर सकूँ। तो अब आते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर की तरफ। नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में सबसे पहले तो कहते हैं कि लोगों से पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताएंगे आप ठीक हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, और फिर पूछते हैं खाना खाया है, रोटी खाई है, इस तरह की बातें वादा करके बस लोगों को फिर अपनी तरफ मतवज्जो करने की वो उनका जो तरीका कार है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो तकरीर करते हैं, वो उनका एक अपना तरीका कार है। लेकिन लोगों को बार वो लोगों को शऊर आ गया हुआ है, और लोग बहुत समझते हैं कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन भगोड़ा है और कौन मफरूर है। बहरहाल उन्होंने आर्मी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया। इमरान खान के ऊपर इतनी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने चीफ जस्टिस कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब के बारे में जो DGISI हैं उनको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया, और उनके इस तकरीर की वजह से इंडिया के मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, वो लोग बहुत खुश हैं। उसकी वजह ये है इंडिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है, अभी एक और भी बात मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ कि इंडिया का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया एक ही है, इसमें 2 राय है ही नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ क्यों है? सबसे पहले चाइना से पिटाई हुई,
लद्दाख जो अभी चाइना के कब्जे में है, वहाँ से इनको अच्छी खासी पिटाई हुई है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं कर सक रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा, जो कि अभी इसका दूसरा हिस्से का भी काम शुरू हो गया है और वो कामयाबी से माशाल्लाह चल रहा है। फिर इसके अलावा फरवरी में जब पाकिस्तान ने इनके 2 जेट तैयारों को निशाना बनाया और मुंह तोड़ जवाब दिया, वो से इनको बहुत उससे शर्मिंदगी है। फिर अभी एक रिसेंटली एक और भी 3-4 दिन पहले भी एक न्यूज़ थी कि पाकिस्तान इंसानी हकूक कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबर मुंतखब हो गया, और जो कि 3 साल के लिए मुंतखब हुआ। और इसमें सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड की बात यह है कि जो पाकिस्तान को वोट पड़े हैं वो 191 वोट पड़े हैं, और टोटल जो बैलेटिंग हुई थी वो 197 थी, और 197 थी, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरी एक काम पाकिस्तान की और भी कामयाबी है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक पार्ट है, तो उसमें पाकिस्तान को सदर मुंतखब कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये कि खारजी महाज पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पिज़राई मिल रही है, और जिसकी वजह से बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं, और पाकिस्तान इंडिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इंडिया तो ऑलरेडी पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कह चुका है कि हमने नवाज शरीफ साहब पे इन्वेस्टमेंट की है, और इसकी सबसे बड़ा सबूत तो ये मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहते हैं वो की है उन्होंने। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंडिया कुलभूषण यादव के केस के बारे में नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण यादव के बारे में एक तकरीर तक नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोला। दूसरी बात ये कि जब इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण यादव का केस आ रहा था, उसमें नवाज शरीफ साहब की जो है वो उसमें तकरीर उनको रेफरेंस दिया गया कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो खुद ये कहते हैं, तो इसलिए उनका अपना बिजनेस कंसर्न्स भी हैं वहाँ पे इंडिया में, तो कुलभूषण यादव के बारे में बोलेंगे नहीं। फिर इसके अलावा और भी बहुत से मामला हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है बयानिया वही है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। अब क्या तांता बांता आपस में मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा जब स्टोरीज अनफोल्ड होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कंप्लीटली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान अदारों के ख़िलाफ़ हैं, और ये वही अदारे हैं। आपको पता होगा कि कमर जवेद बाजवा साहब को जब उनके एक्सटेंशन का मसला आया था तो नून लीग ने ही उसको सपोर्ट किया था, तो नवाज शरीफ को इस चीज़ का पता होना चाहिए, और अब वो ही उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि उनको रिलीफ नहीं मिला। बाकी उनकी तकरीर के मुतालिक मैं अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बात करता हूँ। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।